हेलो डियर कैंडिडेट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नो इट ऑल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज करंट अफेयर का डे 46 है और आज हम बात करेंगे 23 अगस्त की करंट अफेयर के बारे में। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास डेली अपडेट्स की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आइए स्टार्ट करें। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत और जापान ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड इनिशिएटिव शुरू करने की पहल की है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या जापान? भारत और जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू करने की पहल की है। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को सर्वप्रथम जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य चीन पर निर्भरता को कम करना है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामक नीति के कारण भारत भी इस पहल में शामिल हो रहा है। तो भारत और जापान ने ऑस्ट्रेलिया से मिलकर ये पहल शुरू की है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं आज का सवाल नंबर 2। हाल ही में किसने चीनी मिलों को बढ़ावा देने के लिए गन्ने की कीमतों को चीनी की दरों से जोड़ने की सिफारिश की है? ऑप्शन है इकोनॉमिक टास्क फोर्स, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, नीति आयोग टास्क फोर्स या आयुष टास्क फोर्स। तो नीति आयोग टास्क फोर्स ने चीनी मिलों को बढ़ावा देने के लिए गन्ने की कीमतों को चीनी की दरों से जोड़ने की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य गन्ना किसानों की बकाया राशि की समस्या को दूर करना और चीनी उद्योगों को वित्तीय रूप से स्वस्थ बनाना है। टास्क फोर्स ने चीनी मिलों की उत्पादन लागत को निकालने में मदद करने के लिए चीन के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाने की सलाह दी है। गन्ना और चीनी उद्योग पर बने एक पैनल की रिपोर्ट को मार्च 2020 में अंतिम रूप दे दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीति आयोग टास्क। देखते हैं आज का सवाल नंबर 3। हाल ही में रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ऑप्शन है केयर हेल्थ इंश्योरेंस, आयुष केयर इंश्योरेंस, लाइफ केयर इंश्योरेंस या शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस। हाल ही में रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस का नाम बदलकर केयर हेल्थ इंश्योरेंस रख दिया गया है। बता दें कि रेलिगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड उन संस्थाओं के समूह का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, रिटेल ब्रोकिंग और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सेवाएं प्रदान करता है। इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। भारत में बीमा कंपनियों के संचालन के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केयर हेल्थ इंश्योरेंस। देखते हैं आज का सवाल नंबर 4। हाल ही में किसने वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 25 जारी किया है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई या शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही आंसर देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 25 NSFE को शुरू किया है। यह वित्तीय शिक्षा का दूसरी राष्ट्रीय रणनीति है। पहली NSFE 2013 में लॉन्च की गई थी। यह राष्ट्रीय रणनीति भारत को एक आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त राष्ट्र बनाने में के उद्देश्य से लॉन्च की गई है। बैंक ने इस दूसरी राष्ट्रीय रणनीति के साथ 5 कोर एक्शन अप्रोच को भी पेश किया है। इसके बाद है NFSC 2020 से 25 द्वारा हाईलाइट किए गए 5 C हैं। क्षमता मतलब कैपेसिटी, सामग्री मतलब कंटेंट, संचार मतलब कम्युनिकेशन, समुदाय मतलब कम्युनिटी और सहयोग मतलब कोलैबोरेशन। पहली NSFE राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आरबीआई। देखते हैं आज का सवाल नंबर 5। हाल ही में भारत ने आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक में भाग लिया है। ये भारत और AINTT के बीच कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? ऑप्शन हैं 5वां, 6वां, 7वां या 8वां।
तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों सही आंसर होगा, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंकर की बैठक में भाग लिया। यह भारत और आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के बीच छठा गोलमेज सम्मेलन था। विदेश मंत्री ने सम्मेलन के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की चिंताओं को कम करने तथा आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण करने पर जोर दिया। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया देशों का एक संघ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि छठा स्थान। देखते हैं आज का सवाल नंबर 6। दिन के समय पर्वत के ढाल घाटी की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं, जिससे वायु का प्रवाह घाटी के पर्वतीय ढाल की ओर होता है। इसे क्या कहते हैं? स्थल समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर या समुद्री समीर। तो देखते हैं, दिन के समय पर्वत के ढाल घाटी की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वायु का प्रवाह घाटी से पर्वतीय ढाल की ओर होता है, जिसे घाटीय समीर कहते हैं। सूर्यास्त के बाद जब पार्थिव विकिरण के द्वारा पर्वतीय ढाल अपेक्षाकृत ठंडे हो जाते हैं, तो वायु का प्रवाह पर्वत की ढाल से घाटी की ओर होने लगता है, जिसे पर्वत समीर कहते हैं। जब समुद्र की ठंडी वायु का प्रवाह स्थल की ओर होता है तो उसे समुद्रीय समीर कहते हैं, जबकि इसके विपरीत स्थल से समुद्र की ओर वायु का प्रवाह स्थल समीर कहलाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि घाटी समीर। देखते हैं आज का सवाल नंबर 7। अरुणोदय योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। असम सरकार 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के माध्यम से असम के लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए प्रति माह 830 रुपये राशि प्रदान की जाएगी। यह असम ने अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना होगी, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम। इस योजना से राज्य के प्रति विधानसभा क्षेत्र में 15 से 17 हज़ार परिवार लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम सरकार। देखते हैं आज का सवाल नंबर 8। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या इंदौर। तो इसका सही आंसर देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। वर्ष 2020 का नौसेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के शीर्ष अधिकारियों को संबोधित किया और ऑपरेशन समुद्र सेतु में भारतीय नौसेना की भूमिका और कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में उनके नवाचारों की सराहना की है। यह सम्मेलन एक द्विवार्षिक सम्मेलन है जो अप्रैल में आयोजित किया जाना था, लेकिन महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नई दिल्ली। देखते हैं आज का सवाल नंबर 9। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त या 12 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कि वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम दुनिया में हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए समर्पित है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व हाथी दिवस के अवसर पर नेशनल पोर्टल ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों और हाथियों के बीच विवादों को प्रबंध के लिए डेली बेसिस पर जानकारी एकत्र करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12 अगस्त। देखते हैं आज का सवाल नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज या अरुण जेटली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का शीर्षक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग रखा गया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस पुस्तक का संस्करण जारी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेंकैया नायडू। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों।